नहीं है, एक सीट पे सिर्फ 2 जनों का कंपटीशन है। कितने जनों का? 2 जनों का। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ, बेड़ा पार है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, नौकरी लगेगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल जो सबसे बड़े राज्य के रूप में 10.41 लगभग 10.5% राजस्थान का क्षेत्रफल है। याद रखना 10.51 नहीं होगा, ये 55 नहीं होगा, ये कितना होगा? 41 होगा। अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई है? देखो, एक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट ऊपर वाली और इंडियन प्लेट है वो आपके नीचे वाली। तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। उस समय हम कहें कि अरावली है वो आपके किस प्लेट से अलग मानी जाएगी? यूरेशियन प्लेट से। तो ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पड़ता है, भूगोल के अंदर। कौन किसके अंदर पड़ता है? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक मतलब पृथ्वी के ऊपर जिस धरती को आप देख रहे हो ना, भूमंडल का ऊपरी भाग है, वो कई सारे बड़े बड़े खंडों से बनकर मिलकर के बना हुआ है, वो भूखंड है, प्लेटें कहलाती है। तो यूरेशियन प्लेट होगी। कौन सी प्लेट होगी? यूरेशियन। केवड़ा की नाल, नाल का मतलब होता है दर्रे, है ना, छोटे छोटे दर्रे, पहाड़ी रास्ते, है ना, पासेज जिनको अंग्रेजी में कहते हैं नाल, है ना, क्या कहते हैं? नाल कहते हैं जिन्हें। तो ये केवड़ा की नाल आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर ही स्थित एक आपका हाथी दर्रा कौन सा दर्रा है? हाथी दर्रा है। फुलवारी की नाल, यह भी आपकी कहां पर स्थित है? आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, केवड़ा की नाल भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के हिसाब से चयनित करना है। आपको डरना नहीं है ऐसे प्रश्न के अंदर। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, क्या यह कथन सही है दिए गए ऑप्शन में? रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यह कथन बिल्कुल सही है। 1055 मीटर ऊंची जो आपकी रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर स्थित है, नॉर्थ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उस ऊंचे पठार के अंदर उड़िया के पठार का नाम आता है। याद रखना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो ये माउंट आबू के निकट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलाका काफी ऊंचा है अपने आप में। तो बी और सी सही है, ए है ऑप्शन इसके अंदर गलत है, ये आपको याद रखना है। बोराट का पठार याद रखना है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, ये भोराट का पठार कहलाता है। तो बी और सी यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। इसकी बात करें, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर। चलो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। केवल यूट्यूब से आपका 4th ग्रेड एग्जाम निकलवा दूंगा। मेरी ये पीडीएफ पढ़ लेना, याद कर लेना बार बार, और ऐप में पढ़ रहे हो तो फिर तो सिलेक्शन है ही है। ये ऐसा एग्जाम है जहां 50,000 से ज्यादा सीट है। मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब से आपका 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बस जुड़े रहना। तो बी और सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। वॉइस नहीं आ रही? सब कुछ सही था बेटा, ऐसे कमेंट ना करो, है ना, मुझे परेशान करते हो तुम फालतू में। फिर बार बार मुझे कमेंट्स की ओर देखना पड़ता है, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, क्या मतलब है ना? अपनी वॉइस बढ़ा लीजिए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। अरे मैथ की भी क्लास लगा दूंगा, चिंता मत करो। 56 बेसिन है वो आपका निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपने बात करें बांसवाड़ा और डूंगरपुर को उनकी सीमा बना करके चलती है, ये आपकी माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, वो आपका 56 का जो है 56 बेसिन कहलाता है। 56 का मैदान भी यहीं पर स्थित है। आपका जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर जो आपका 56 गांवों का समूह है, दलदली क्षेत्र जो है, ये आपका माही बेसिन के अंदर आ जाएगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर, जिसे हम कहते हैं MIC, है ना, MIC इंग्लिश में इसको कहा गया है, ये कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। और पिछले साल इसे रामगढ़ क्रेटर को 2024 के अंदर भारत के भूवैज्ञानिक जो है ना, भारत की इसको एक जो संज्ञा दी गई, इसको भारत के भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में। टोटल 12 है, उनमें से इसका भी नाम है। तो रामगढ़ जो 12 है ना, ये इसका आंसर हो गया। भारत का भूवैज्ञानिक स्मारक, भूवैज्ञानिक स्थल के रूप में इसको 2024 में नामित किया गया था। क्रेटर क्या है?
उल्काओं से बने हुए जो जगह जो बन जाती है वो क्रेटर कहलाती है। जैसे पहाड़ के ऊपर जो इस प्रकार का भाग है ना, ये क्रेटर होता है, ठीक है, जहां से ज्वालामुखी फटता है, फिर वो बंद हो गया तो उसमें पानी भर गया तो क्रेटर झील बन गई। तो ऐसी रामगढ़ झील है, आपके रामगढ़ क्रेटर है, आपको मारा में याद रखना। एक लोनार महाराष्ट्र के अंदर है, एक ढाला मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में टोटल 3 क्रेटर है, ठीक है, याद रखना है। ओके, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो रामगढ़ क्रेटर जो 12 के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उनका उत्पत्ति स्थल सही तरीके से सुमेलित नहीं है? कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसके उद्गम स्थल का सही सुमेलन नहीं है दिए गए ऑप्शन में। सोम नदी है, जो सोम माही जाखम, जो आपको पता है नवा टापरा डूंगरपुर में जाकर के मिलती है। अभी एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, 3 नदियां, 3 संगम, 3 त्रिवेणी संगम हो गया, 3 पवित्र स्थान हो गए, ये कहां पर स्थित है? तो ये इसी के बारे में पूछा गया प्रश्न था। तो सोम है वो आपका बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? सोम नदी है आपके बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। तो यहां पर सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी हो जाएगी। ये हो गया बिछामेड़ा की पहाड़ी और ये हो गया आपका उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। जाखम है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी कहाँ है, बड़ी सादड़ी कहाँ है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ है, छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़। हाँ, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, एकदम चुप, च से चित्तौड़, छोटी सादड़ी प से प्रतापगढ़, याद हो गया। बनास है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और सागी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर एक वाला गलत है। पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताओ, पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? आंसर करो एक एक बच्चे, 1 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद तो क्या है, ये प्रश्नों का अभ्यास है जहां से सीधे सीधे प्रश्न, अभी एग्जाम से पहले ऐसे 1000 से ज्यादा प्रश्न करवा दूंगा, जिसमें से लगभग क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे पेपर के अंदर। 70 में से मैं कह सकता हूं कि आप 55 से 60 क्वेश्चन इस क्लास से मान सकते हो, जो 10, 12, 15 क्लास मेरी आने वाली है, मेरी मैराथन्स, उनसे। हाँ जी, पीथमपुरी झील की बात करें, पीथमपुरी झील राजस्थान के अंदर कौन से जिले में स्थित है? तो पीथमपुरी झील है वो आपके कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। पीथमपुरी झील कहां पर होगी? सीकर के अंदर होगी। भीलवाड़ा में पार्वती सागर और जैतपुरा है। यहां पर एक पार्वती सागर है और जैतपुरा है। और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर आपका भोपाल सागर, भोपाल सागर। चलो, ये इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के अंदर भोपाल सागर, बांगदरी ये है, और भीलवाड़ा में पार्वती सागर, जैतपुरा है, सीकर में पीथमपुरी झील है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? राजस्थान की जो आपकी सांबर झील है ना, इसकी बात करें, इसको 1990 के अंदर, 1990 के अंदर और 81 के अंदर केवलादेव हो गया। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 4 रामसर साइट है राजस्थान के अंदर। कितने हैं? 4 आर्द्र स्थल है, और सांबर, केवलादेव, इसके अलावा हम बात करें केवला देव, और एक आपका हो गया मैनार गांव उदयपुर अभी 2025 में, और खीचन जोधपुर यानी फलोदी, ठीक है। तो खीचन आपका फलोदी जिला हो गया। तो राजस्थान के अंदर 4 है वो आपके क्या है? रामसर साइट है वर्तमान के अगर देखा जाए तो। अड़वाना बांध, देखो नए नए प्रकार के बांध आपसे पूछे गए। अड़वाना बांध आपके बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भीलवाड़ा। नया प्रश्न, आंसर करो सभी बच्चे। मेरा आपको पूरा वादा है कि YouTube की क्लास से आपका क्या निकलेगा? 4th ग्रेड का पेपर निकलेगा। बताओ, अड़वाना बांध राजस्थान में कौन से जगह पर स्थित है? अड़वाना की बांध करें, ये तो अड़वाना बांध है वो आपका भीलवाड़ा में स्थित है। अड़वाना बांध भीलवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अड़वाना भीलवाड़ा में। और नदी जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी आपको याद रखनी है, कौन सी नदी होगी? मानसी नदी होगी। मानसी नदी पर अड़वाना बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा, कंवरसेन लिफ्ट नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर, गंगानगर, ये पहला ही ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। कंवरसेन लिफ्ट नहर, अलग अलग लिफ्ट नहरें निकाली गई है, उनके अंदर यहाँ पर ऑप्शन जो पहला हो गया आपका इसके अंदर कौन सा हो गया? बीकानेर, गंगानगर। IGNP प्रोजेक्ट जब हम पढ़ते हैं
तो उसके अंदर अनेक प्रकार की लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैराथन जल्दी लगेगी। 4th ग्रेड एग्जाम पास करना तो हिंदी, इंग्लिश और जीके वाला पार्ट 70 क्वेश्चंस और उसके बाद में 35 क्वेश्चंस, तो हो गया आपका तो बेड़ा पार 105 क्वेश्चंस का। क्यों टेंशन लेते हो? 3 सब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा जो औसत वार्षिक वर्षा को दिखाती है किस क्षेत्र से गुजरती है? 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा कहां से गुजरती है? तो जोधपुर हनुमानगढ़ से गुजरती है आपकी 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। अभी 80 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले, बूंदी है ना, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 80 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बूंदी उसका सही उत्तर है। ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर वाला भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो यह भी आपको याद रखना, अभी पूछा गया था, मात्र 5 दिन पहले पूछा गया था। 10 सेंटीमीटर की बात करें तो गंगानगर हो गया आपका, बीकानेर हो गया, जैसलमेर वहां से गुजरती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। आई बात समझ में? ओके तो ये वर्षा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली हुई है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो ये इलाका है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो एंटी सॉल और एरिडी सॉल है ना, एंटी हो गई, उसके बाद एरिडी मतलब अर्ध शुष्क हो गया, तो आपका एरिडी सॉल और एंटी सॉल ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। तो इन मिट्टियों के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन 13 का क्या हो गया? 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, एंटी और एरिडी। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। निम्नलिखित में से सालार के वन या साल के वन, अब इस साल के वन का जो वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है वो है बोसवालिया सेराता। इस बोसवालिया सेराता के वन है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, शिरई वाला जो इलाका है यहाँ पर इसके वन, सालार के वन देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है। अलवर, चित्तौड़, आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा माइंड मैप बना ले दिमाग के अंदर। जैसे हम बात करें अलवर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, शिरई वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं सालार के वन जिन्हें बोसवालिया सेराता कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम भी साथ साथ याद रखना। गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच वाली सड़क की श्रेणी क्या है? शहरी नहीं बल्कि कस्बा टाइप, उस क्षेत्र में पहुंचने वाली उच्चतम पहुंच वाली वो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग हाईएस्ट लेवल का, अगर कोई 500 पहुंचा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहा है तो हाईएस्ट लेवल क्या कह रहा है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न पूछने का तरीका देखो मेरे भाई, है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। ग्रामीण सड़क नहीं, हाईएस्ट सड़क की बात कर रहा है ना, बी और सी नहीं होगा। अरे गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच, हाईएस्ट कौन सी रोड हो सकती है? ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं गांव से नहीं गुजरते, गांव आ जाते बीच में तो गुजरते हाईवेज। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 4 प्रकार की है वैसे, राष्ट्रीय है, राज्य है, उसके बाद में जिला है और ग्रामीण सड़कें। राजस्थान के अंदर 3,17,000 जो है सड़क लंबाई है वर्तमान में, और सड़क घनत्व है वो आपका 92.6 किलोमीटर है प्रति 100 किलोमीटर। तो ये घनत्व जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है। अब ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मात्र 15-20 दिन आ जाना मेरे पास। लास्ट में 4th ग्रेड का जब पेपर होगा ना, कसम विद्या माता की, सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा कि बधाई का तांता लग जाएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत आसान है 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना। शर्त यह है कि थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगा ईमानदारी से। तो सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, जुड़ जाओ, बहुत सारी क्लासें देने वाला हूं मैं। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, अब ये उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है ना, ये वैसे तो अभी बालोतरा के अंदर आ गया है, और यहाँ अगर हम कहें तो वर्तमान नए जिले के हिसाब से आपका बायतू के अंदर है, और बायतू है आपके बालोतरा के अंदर है। बायतू कहाँ है? बायतू बालोतरा। तो ये आपको याद रखना है कि बायतू के अंदर स्थित है, बायतू है वो वर्तमान में बालोतरा जिला में। तो उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है वो आपका यहाँ पर स्थित है। आई बात समझ में? कट ऑफ बताओ सर। अच्छा कट ऑफ बेटा क्या बताऊं, कट ऑफ
55,000 सीटों की कट ऑफ 60 से 70 लास्ट है, 60 65 60 65। अरे भाई तुम 200 में से 125 नंबर ले आओ, ओबीसी जनरल वाले, अदर कैटेगरीज वाले 110 115। दुआ करो कि नॉर्मलाइजेशन कम से कम हो। और वैसे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का भी एक ट्वीट आया था कि हम तो भाई डरे हुए हैं, पशु परिचय जैसा नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे, हमसे वापस विरोध सहन नहीं किया जाएगा। तो अच्छा है, पहली बार जब हमने मिलकर आवाज़ उठाई थी, कई सारे मुद्दे बहुत फायदे देते हैं आगामी एग्जाम के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर का 1 नंबर का इतना हो तो चलेगा, 15-15 20-20 नंबर का जो हुआ था वैसा नहीं होगा। बेड़ा पार है, नौकरी लग जाएगी, पढ़ो। 2011 में राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या देखो, 2011 के अंदर राजस्थान की गांव के अंदर जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 75.1 है वो गांव में रहती है, और 24.9 है वो आपकी क्या है, राजस्थान की शहरी जनसंख्या है। शहरों में लगभग 25% हो गई और गांव में 75% है। ये आप लोगों को याद रखना है। आई बात समझ में? ओके, एकदम चौकी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कौन से जिले के अंदर है? वैसे प्रतापगढ़ के अंदर है 0.42। तो लिखो यहां पर प्रतापगढ़ है जो आपका सबसे कम है 0.42, वो यहां पर ऑप्शन में है नहीं, है ना। 0.42% ही जनसंख्या प्रतापगढ़ के अंदर शहरों में रहती है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है वो बांसवाड़ा है, कि बांसवाड़ा का नंबर देखा जाए तो 5वां नंबर लगता है, डूंगरपुर जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर जैसलमेर ऐसे नंबर आता है, डूंगरपुर, फिर आता है जैसलमेर, और फिर आता है आपका बांसवाड़ा। चूंकि ये दिए गए नाम ऑप्शन में थे नहीं, इसलिए हमने किसको चूज किया? बांसवाड़ा को चूज किया। अब आप कहोगे सर प्रतापगढ़ है, अब प्रतापगढ़ लाऊं कहां से तुम्हारे लिए? ऑप्शन में यही है, तो दिए गए ऑप्शन में बांसवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बांसवाड़ा का जो है वो कितना हो जाएगा? 0.74 हो जाएगा, 0.74% हो गया। इतनी नगरीय संख्या है। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि देखो क्या पूछा गया कि पिछली जो जनगणना, अभी जनगणना 2027 में होगी है ना, ये 2021 में होनी थी, हुई नहीं कोविड वगैरह की वजह से, तो अभी 2027 में होगी, ये ध्यान रखना। लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। तो लास्ट जो दशक है वो आपका 2001 से 2011 वाला ही होगा। ठीक है, प्रश्न को समझो। गांव के अंदर जो जनसंख्या की 10 साल की ग्रोथ रेट कितनी थी? गांव के अंदर जनसंख्या की 10 साल के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? वो थी ओनली 19। आपको याद रखना है 19, नॉट 19.1, केवल 19% जनसंख्या, जो कि काफी अच्छी है ना, ज्यादा है, भारत की 17 के आसपास है। ग्रामीण जनसंख्या की ग्रोथ रेट 19%। राजस्थान के अंदर छपनिया अकाल कब पड़ा था? एक चलता है विक्रम संवत, एक चलता है ईसवीसन। ईसवीसन जो ईसा के जन्म के साथ ही आपका स्टार्ट होता है, आज से 2025 साल पहले। तो छपनिया अकाल 1956 में पड़ा था। विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। इसको आप ईस्वी सन में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इसमें से -57 कर दोगे तो कितना आ गया? 1899 आ गया। तो ईस्वी सन कौन सा हो गया? 1899 में। तो वर्तमान में सर क्या होगा भाई? वर्तमान में 2025 चल रहा है और इसके अंदर आप 57 और ऐड कर लो तो वर्तमान जो विक्रम संवत है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2082 विक्रम संवत, जो कि वर्तमान में है। अब ये तरीका तुम्हें कौन बताएगा? किताबें तो बोलेगी नहीं। तो वर्तमान में 2082 विक्रम संवत चल रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान विक्रम संवत है वो आपका कौन सा है? 2082 है। वर्तमान विक्रम संवत आपका कौन सा है? 2082 है रे, 2082 है। ठीक है, ओके। तुम लोगों से बात नहीं करता हूँ, जीव अमूद जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि रात को पढ़ाते पढ़ाते 3 बजे क्लास ऑफ की है। कल थोड़ा मतलब रात को ज़्यादा क्लास लेनी पड़ी, सुबह जल्दी क्लास भी थी। तो भाई हो सकता है कि तुम लोगों को लगे ना बेटा जो चपरासी कर रहा है ना, क्या एसपी स्टूडियो को खानू वाला पता नहीं क्या बोल रहा है बेटा, कमेंट कर रहा है कि चपरासियों क्या हाल है। इधर आ जा बेटा, इधर आ, क्लास में बदमाशी कर रहा है, इधर आ।
तो जो तू कह रहा है कि चपरासियों क्या हाल है, अखबार में कई बार खबर आती है चपरासी के घर मिले 100 करोड़ की संपत्ति, ले अफसरगिरी पर उसने बट्टा लगा दिया। जो अफसर बने उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। अभी मैं सार्वजनिक मंच पर बोल रहा हूं, क्या पता किसी असामाजिक तत्व ने मेरी ये क्लिप निकाल के वायरल कर दी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सीधी सी बात है, चपरासी को हल्के में मत लेना तुम, चपरासी करोड़ों का मालिक होता है, ठीक है ना। एक बार सिस्टम में घुस जाओ तुम, और कोई खुदा न करे, खुदा न खास्ता, ईश्वर ना करे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई स्वास्थ्य की, मम्मी पापा या आपको खुद को या आपके पत्नी को बच्चों को, ना हो लेकिन हो गई, 50 लाख का खर्चा आ गया, 20 लाख का खर्चा आ गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इलाज फ्री में है। ग्रेड ऑफिसर बोलो, हमको चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो लिबर करने वाले बच्चे नहीं रहे, 4th ग्रेड ऑफिसर बोलो इनको। हाँ जी, आगे आ जाओ। तो ये था 1899 और 1900 का साल बात करता है। तो ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मेरे दोस्तों। भूगोल के 20 प्रश्न में से स्कोर कितना क्या रहा, कमेंट करो फटाफट। कोई नहीं, माफ किया उसको। बेरोजगार को ब्याह कर ले जाने वाली लड़कियां, तुम पढ़ाई तो कर लो, लड़कियां बेरोजगार को क्या ब्याह के ले जाएगी? लड़कियां देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। हमारे जैसे नालायक इंसान, आदमी, हैवान, राक्षस, पुरुष आदमी की इज्जत तो सिर्फ नौकरी में होती है। तो नौकरी लग जाओ, तुम्हारी खूब बातें बहुत आती है इनको। चलो कोई बात नहीं, तो कभी कभी मनोरंजन भी होना चाहिए। फिलहाल बैक टू स्टडीज। कितना स्कोर रहा 20 में से कमेंट करो। कोई 17 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है। वेरी गुड, 18 है तब तो बहुत अच्छी बात है, 17 है तब भी अच्छी बात है। 2-3 क्वेश्चन तो तुम और कर लोगे, मुझे पता ना। तो अब आ जाओ आप सभी साथी फटाफट कि हिस्ट्री कल्चर के लिए तैयार हो कि अगले 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कराऊंगा हिस्ट्री और कल्चर के। अगले 10 मिनट में हिस्ट्री कल्चर के 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 लाने। हाँ देखो, राजवंश से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो सिलेबस में टॉपिक है मैं वही लेके आऊँ। एक बार बड़ो देर शेयर करो सभी दोस्तों के बीच में क्लास को फटाफट। मंडोर प्रतिहार वंश, जो मारवाड़ का मंडोर प्रतिहार वंश है जोधपुर का, उसकी शासक की वंशावली, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली शुरू होती है? उससे पहले वंश का नाम नहीं मिलता, ये रज्जिल है। किससे? रज्जिल से ये शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? रज्जिल से शुरुआत होती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम परिवर्तित किया गया है? ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ 2.5 दिन का झोंपड़ा इसके द्वारा बनाया गया है ना। याद करो मेरे साथ साथ, 2.5 दिन का झोंपड़ा इसने बनवाया था। इसके साथ साथ हम बात करें, हरिकेली नाटक है इसके समय का, हरिकेली नाटक है ना। और हम बात करें तो इनके समय में आपके जो विग्रहराज चतुर्थी समय ये जो आपका जो है संस्कृत विद्यालय बना था, जिसके ऊपर कुतुब मीनार ने मतलब कुतुब मीनार बनाई गई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मतलब गौरी के हमले के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद करो। आगे देखो, किस शासक ने सबसे पहले नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? बात हो रही है आपकी जयपुर की। दादूपंथियों की शाखाएं हैं, उत्तरादे है, निहंग है, खाकी है ना। उनमें एक नागा है। नागा बसम रमाते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, अपने पास हथियार रखते हैं, दाखिली सैनिक के रूप में है ना सेना में भर्ती किया गया था। दाखिली सैनिक, ये जनता बड़ी परेशान हो गई थी, इनके पास हथियार वगैरह थे और कभी सटक जाए है ना, तो वो वाली बात है। तो ये आपके सवाई जयसिंह थे जिन्होंने इनको शामिल किया था। तो ये याद रखना, नागा सैनिकों को दाखिली सैनिक बनाकर किसने? चल मेरी डोल की डमाक डम, किसका झिंटिया किसका तम। अगला प्रश्न, युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है, कौन सा साल किससे सुमेलित नहीं है बता देना। खातौली, बाड़ी, ये सब जो भी आपके पड़ोसियों को हराया था सांगा ने, उस समय की बात है। खातौली का युद्ध है, खनवा का युद्ध है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। 1517 है, 1527 है, सांगा से संबंधित है, ठीक है। तो पहले वाले सांगा के हो गए। फिर समेल का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, वो 1544 में हुआ था। कब हुआ था? अब वर्तमान में गिरी सुमेल की अगर हम बात करें तो वो ब्यावर के अंदर आता है। वर्तमान में कहाँ आता है? ब्यावर जिले के अंदर आता है गिरी सुमेल, ठीक है। जैतारण जो गिरी सुमेल है वो आपका ब्यावर जिले के जैतारण के अंदर आता है, पहले पाली में था। तो ये 1544 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1544 है। और हरमाड़ा का युद्ध है वो हाजी खां की बेगम को लेकर हो गया था। मतलब ठीक है,
उदय सिंह मेरी बेगम को लेना चाहता है, मालदेव मेरी रक्षा करो, है ना। तो मालदेव और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो मालदेव और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था आपके 1557 ईस्वी में। बिल्कुल सही बात है। हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया। अब एक ने दूसरे को, उदय सिंह की इसमें हार हुई थी, दूसरा कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा तेरी बेगम को, मैंने उसको हरा दिया। ये तो हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया था, इसमें हरमाड़ा का युद्ध था, ठीक है। मुसीबत के लिए बुलाया था, वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ब्रिटिश सरकार को कहा आपने अच्छा नहीं किया। ये सीएल शावर्स है, सीएल शावर्स है, जिसने कहा था कि फांसी ठीक नहीं थी। 18 अप्रैल 1859 को ये फांसी दी गई थी तात्या टोपे को, शिवपुरी एमपी के अंदर। और मान सिंह इन्हीं का एक दोस्त था जिसने धोखा करके इनको पकड़वा दिया था। और 8 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी होती है। 8 अप्रैल 1859 को इनकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, वो थोड़ा सा याद रखा करो। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? देखो ये परोपकारिणी सभा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परोपकारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था। मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में। तो ये बात भी इसके साथ साथ आप लोगों को याद करनी है। आगे बढ़ो, शेयर करो सभी दोस्त। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राव गोपाल सिंह खरवा है, इन्हें टॉडगढ़ किले में कैद करके रखा गया था। टॉडगढ़ किले में कैद रखा गया था और वहां से फरार होने के बाद में उन्हें सलेमाबाद से पकड़ करके और फिर इनको यहाँ पर अजमेर के तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था। तो अजमेर जो जेल है वहां पर इन्हें रखा गया था। राव गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक राजस्थान के अंदर, और ये खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। बीकानेर राज्य परिषद, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीकानेर राज्य परिषद 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा, है ना, जुलाई 1942 के अंदर रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रघुवर दयाल गोयल। तो ये आपको याद रखना है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, अब प्रजामंडल के अंदर कई सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, वो भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद को नहीं रहे गुरुजी, याद करनो, मंत्र बता दो बेटा, याद करनो ही नहीं है। इतना ही टेंशन लो जितना बॉडी को शूट करे, इतना मत लो कि प्रॉब्लम हो जाए। पढ़ो उतना ही सिलेक्शन हो जाए, इतना मत पढ़ो कि काम तमाम हो जाए। अपने को मोक्ष थोड़ी प्राप्त करना, नौकरी लेनी है तो वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। दुनिया भर का क्यों पढ़ रहे हो? और वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। वादा करता हूँ, तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। यूट्यूब के प्रूफ दूंगा, देखना इस एग्जाम में। तो कई बार मजा आता है जब सामने जब कोई एग्जाम ठीक सर होता है तो क्या इसको तो यूट्यूब से निकलवा देंगे। RS है, 1st ग्रेड है, टफ लेवल के पेपर है, तो ऐप से पढ़ो। पटवार है, लैब असिस्टेंट है, रीट है, तो वो ऐप में पूरे साल पढ़ो। फिर लास्ट में मैं सबसे ज्यादा मैराथन कराऊंगा। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? एक बंजारा परिवार में। देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गोविंद गुरु गोबपालिया, इनका जन्म जो होता है वो आपका 20 दिसंबर 1858 को होता है। बांसिया गांव, बांसवाड़ा नहीं, बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। लिखो 20 दिसंबर 1858 को, 1858 में बांसिया गांव। और हम बांसिया गांव को बेड़सा गांव भी कहते हैं, ठीक है, बेड़सा। और ये आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर, ठीक है, संप सभा। तो ये भी विशेष पॉइंट इनके संबंध में याद रखो। संप सभा, एक ही आंदोलन, और फिर 1913 में जो मानगढ़ कांड हुआ था, और उसके बाद में आपका कंबोई, पंचमहल, गुजरात के अंदर जीवन का अंतिम समय बिताया था। इनके बारे में प्रश्न आया हुआ है, बंजारा परिवार से संबंधित थे।
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये मेरे मृत्यु का वारंट है और इसके बाद मेरी राजशाही चली जाएगी, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। एकीकरण का सेकंड चरण यानी कि पूर्व राजस्थान संघ जो आपकी 9 रियासतें जिसमें मिली थी, तो पूर्व राजस्थान संघ की हम बात करें इस समय की ये बात है 25/3/1948 को बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था, ये बांसवाड़ा वगैरह मिल गए थे, उस समय की बात है कि मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। वर्तमान कौन सा किस जिले में पड़ता है, कोई प्रश्न नहीं आएगा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, अगर सिलेक्ट होना तो फॉर्मूला बता देता हूं। अभी एक नवीन जिलों का प्रश्न ये पूछा गया था 2-3 दिन पहले, जो प्रश्न पत्र आयोजित हुआ था उसके अंदर नवीन जिलों का एक प्रश्न आया था कि संभाग और जिलों का सुमेलन बताइए। संभाग में जिले कितने हैं, तो रामबाण के पहले पेज पे दिए हुए हैं, तुमको दिए हुए कि नहीं दिए हुए। अगर सिलेक्शन लेना है राजस्थान जीके में तो ये रामबाण बुक जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करना है केवल किताब के लिए, घर मंगा लो, 40 में से 40 आ जाएंगे और राजस्थान पॉलिटी को मिला लो तो 45 में से 45 क्वेश्चन। तो उसमें यह पूछा गया, तो उदयपुर संभाग के 6 जिले दे दिए गए थे, तो उदयपुर संभाग के वर्तमान में 7 जिले हैं नवीन 41 जिलों के अनुसार। तो मेरे दोस्तों अब एक चीज तुम लोग क्यों माथाफोड़ी करते हो कि भाई चंबल कितने जिलों से गुजरती है, अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं 41 जिलों के अनुसार, ऐसा प्रश्न नहीं आया है। या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताओ इस जिले के अंदर कितना क्या होगा, नहीं आया है प्रश्न इतना ही पूछा है कि जिलों और संभाग तक ही सीमित है। पिछले 2 साल में सिर्फ 3 या 4 बार ऐसे प्रश्न आए हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। ओल्ड जीके न्यू जीके एक ही बात है, अभी चलने दो गाड़ी को कंसेप्ट बेस पे। आगे बताओ, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा को उनसे प्रभावित होकर के अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये बख्तर पहना हुआ है, मतलब कवच पहना हुआ है। तो वो कौन सा किस किले के बारे में ये कहा था तो ये कहा था रणथंभौर किले के बारे में, जो कि सवाई माधोपुर में। तो रण मतलब क्या होता है गुरुजी, लड़ाई हुए, तो लड़ाई में बख्तर पहने जाते हैं कि नहीं पहने जाते, बिल्कुल सही बात है, तो लड़ाई में बख्तर पहने जाते हैं। रणथंभौर के किले के बारे में कहा था इन्होंने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कि रणथंभौर किले के बारे में कई बार बच्चों को याद ही नहीं रहता, वो कुंभलगढ़ करके आ जाता है, ऐसे थोड़ा कई बार होता है कि वो भी सामरिक दृष्टि से था। रणथंभौर बख्तर बंद, बख्तर कब पहने जाते हैं, रण के टाइम में। रण का मतलब क्या होता है, युद्ध। ये सवाई माधोपुर वाला किला रणथंभौर हो गया। कुंभलगढ़ वाला तो अभी आया था कि सबसे ऊंचा किला जहां पर ऊंचे भाग को राजप्रसाद के लिए रखा गया था, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, कुंभलगढ़ के बारे में आया था। ऊंचा भाग जहां पर आपके महल हैं और नीचा भाग जहां पर आपके खेती योग्य जमीन है, नीचे में आपके क्या की जाती है, खेती की जाती है। बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है। अरे भाई ऊंचे की बात हो रही है तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ किले के अंदर ऊंचा महल बना हुआ है, नीचे जमीन है। ऊंचे देखने पर ऐसा लगता है कि पगड़ी नीचे गिर जाएगी।